शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर की वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित 16वां अध्याय जो रजिया सज्जाद की रचना है, कहानी विधा की रचना है, जिसका शीर्षक है नमक, पढ़ेंगे। उसका प्रथम व्याख्यान देखेंगे। बच्चों, रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1947 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। शादी के बाद इन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में ये अजमेर से लखनऊ आईं और वहाँ करामत हुसैन गर्ल कॉलेज में पढ़ने लगी। सन 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इन्होंने सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से नवाजा गया। इनका देहावसान 18 दिसंबर सन 1989 को हुआ। ये मूलतः उर्दू की कहानी लेखिका हैं। इनकी उर्दू कहानियों के संग्रह का नाम जर्द गुलाब है। आइए देखते हैं कि आपने लिखा है कि हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। इनकी प्रसिद्ध उक्ति है। और कहती है, रजिया सज्जाद जहीर की नमक कहानी जो है वो भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ की विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। कहते हैं, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ सरहद के इस पार अर्थात भारत में और सरहद के उस पार अर्थात पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे अर्थात विस्थापित अलगाव के, तो वो जैसे जो भारतीय थे और उस साइड थे बंटवारे के दौरान वो रेखा के उस तरफ पड़े तो वो वहाँ के वासी हो गए, और जो यहाँ के वहाँ के यहाँ थे और रेखा के अंदर पड़े वो यहाँ के वासी हो गए। ऐसी बातें बोली जाती है। लेकिन ये जो वसिंदा की स्थिति है ये तो जन्म जन्मांतर होती है। ऐसा किसी के थोप देने से हम थोड़ी हो सकते। हमारी मानसिक जो सोच होती है, हमारा जो लगाव होता है वो आजीवन अपने मुल्क से ऐसे लगा रहता है। तो वही यहाँ पे है कि विस्थापित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं के सवाल किए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी, विस्थापित अर्थात वहां से यहाँ आई अलगाव की स्थिति बंटवारे के दौरान। तो कहती हैं, एक सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती हैं। इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें शाफिया एक होती है, तो शाफिया से ही वो अपनी बात कहती हैं। शाफिया के जो भाई वहाँ कसम अधिकारी होते हैं, ऊंचे ओहदे पर होते हैं, उनसे तमाम विरक्तियों के बावजूद, तमाम संघर्षों के बावजूद वो अपने उद्देश्य में सफल होती है और नमक ला पाने में पूरी हद तक सार्थक होती है। उसके विचारों की, उसकी हिम्मत की, उसकी कर्तव्य निष्ठा की सलामी की जाती है और उसे ढेर सारी बधाइयाँ दी जाती है। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है कि क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों को वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्मस्थली के प्रति गहरा लगाव है कि खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? आदि आदि है हमारे मन में कहानी को लेकर के, और वह इस तरह के बार बार प्रश्न बनते हैं जिसका सलूशन आपको इस कहानी में ही ढूंढना होगा। आइए देखते हैं
कहानी क्या कहती है? तो कहती है कि उन सिख बीवी को देखकर साफिया हैरान रह गई थी कि किस कदर वो उसकी माँ से मिलती। वो भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिसमें नेकी, मोहब्बत, रहमदिल की रोशनी जगमगाया करती। चेहरे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम पर ओढ़ा करती थी। कहती है सिख बीवी को देख करके, और जो साफिया होती है वो हैरान हो जाती है कि एकदम उसकी अम्मा जैसे शारीरिक संरचना, जैसे वेशभूषा, जैसे पहनावा उसकी अम्मा के होते हैं, वैसे ही यहाँ भी देखती है। जब साफिया के कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत हैं, उम्दा खाने और नसीब कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कहती हैं साफिया जो लाहौर की थी, और वहाँ के लोगों ने बताया कि सिख बीवी को, जो पंजाब की ये घटना है कि अभी साफिया अमृतसर जाने वाली है, तो उनका भी जो नहर था, मैका था, वो उधर ही था। लेकिन विस्थापित के समय, जब बंटवारे के समय, वो यहाँ की होकर के रह गई थी। साफिया भी यहीं की थी, लेकिन अपने जनों से, अर्थात जो इसके अपने लोग उधर थे, उनसे मिलने जा रही होती थी। तो उसकी यथावत स्थिति का एक एक करके वर्णन करते थे। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। कहता है कीर्तन होता रहा और बहुत धीरे धीरे इन दोनों की वार्तालाप चलते रहे। साफिया ने दो एक बार बीच में ही पूछा भी। साफिया बीच बीच में, कीर्तन के दौरान ही एक दो बार बीच में पूछ लेती है कि माता जी, आपको तो यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए होंगे। कहती है माता जी, आपको तो यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना तभी आए थे। तो कहती हैं कि जब हिंदुस्तान बट बना था, जब बंटवारा हुआ था, हम तो उसी दौरान यहाँ थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। उन्होंने कहा अब हम मूल रूप से यहीं के वासी हो गए हैं, लेकिन हमारी जन्मभूमि लाहौर होने के कारण वो अभी भी हमको बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है, मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है, सांडा लाहौर। कहते हैं इस तरह की देखती है कि दोनों की बातें आगे पीछे होती रहती है, और फिर दोनों सांडा में ही होता है कि सांडा लाहौर कहती है कि हमारा लाहौर तो अपने आप में बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उसको भुला पाना उन लोगों के लिए बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कीर्तन को ये 11 बजे खत्म हुआ। जब ये प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देते हुए रुखसत होने लगी, तब साफिया ने धीरे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझसे हुक्म करिए। तब जैसे कीर्तन खत्म हुआ और दोनों अपने अपने घर को जाने को हुए, तो साफिया ने धीरे से उनसे कहा कि अगर आपको कोई वहाँ से चीज़ चाहिए, जो वहाँ आपकी पसंदीदा चीज़ हो, और वो अगर आपको चाहिए तो आप बेहिचक बताइए, हम वहाँ जा रहे हैं, उसको अवश्य लाएंगे। वे दरवाजे पर लगी खड़ी थीं, हिचक कर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सके तो थोड़ी लाहौरी नमक लाना। उन्होंने कहा कि अगर दरवाजे पर ओट दे के खड़ी थी और धीरे से कहें कि अगर संभव हो तो वहाँ से लाहौरी नमक लेकर के आना। 15 दिन यूं गुजर गए कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्त की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए कुछ न कुछ कर देते।
कहती कि 15 दिन कैसे भाइयों के साथ मौज मस्ती, उनके साथ घूमना फिरना, खाना, परिवार के लोगों से मिलना आदि आदि न जाने करने पर ये कैसे 15 दिन खत्म हो गए उसे पता ही नहीं चला। दोस्त, अजीबों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ लिए आ रहा है। देखा कि उसको कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ लिए आ रहा है। कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया की जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। कहती हैं कि सबसे बड़ी तो उस और गैर कानूनी था नमक का व्यापार। उस समय उधर से इधर नमक लाना या इधर से उधर ले जाना गैर कानूनी माना जाता था। उसको छिपाने के लिए वो भांत भांत का प्रयत्न करती है, भांत भांत के उसके रास्ते तलाशती है, कहाँ रखें, किस रूप में रखें, कैसे रखें, आदि आदि विभिन्न तरह की गतिविधियाँ होती है। साफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? साफिया का भाई कस्टम विभाग का बहुत बड़ा अफसर था, तो वो उससे चुपके से पूछे कि क्या यहाँ से लाहौर लाहौर से नमक ले जाया जा सकता है? वो हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप करेंगी क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो बहुत ज़्यादा नमक आया है। वो कहती हैं कि अगर ऐसा आप क्यों करेंगी, आपके हिस्से में तो नमक ही नमक है। वह झुझला गई, मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगाया है। उन्होंने कहा कि मुझे लाहौरी नमक चाहिए, मेरी माँ की इच्छा है और मैं इसको ले जाऊंगी। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थीं। अब वो उनकी समझ में बातें नहीं आती है कि ऐसा जिक्र क्यों करती हैं। वो तो बंटवारे के समय ही संसार छोड़ के चली गई थीं। जरा नरमी से समझने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है, उन्होंने कहा, देखिए कुछ भी अगर ऐसा होता है तो आपके सामान को एकदम एक एक करके बहुत बारीकी से, जरा सा भी शक हुआ तो बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल होगी और सारा आपका सामान इधर उधर फैला दिया जाएगा। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के, जता के ले जाऊंगी। साफिया ने कहा कि क्या मैं इसको चुरा छुपा के ले जाने वाली हूँ? ऐसा नहीं है, मैं इसको दिखा करके, जता करके, सारे लोगों को बता करके, पूरे लाहौर वासियों को दिखा कर करके मैं ले जाने वाली हूँ। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। कानून कहते हैं अगर ऐसा करेंगी तो बहुत गलत होगा, क्योंकि कानून भी कोई चीज़ होती है। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, हाथ, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो होते नहीं। और वो विभिन्न तरह की दलीलें देती हैं कि कस्टम वाले तो भी इंसान होते हैं, अब वो हमारी बातें क्यों नहीं सुनेंगे? हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। कहते हैं हाँ, इतना अवश्य है कि वो शायर भी नहीं होते हैं और वो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं और आपकी बातों में किसी तरह से वो पढ़ने वाले नहीं हैं। आपके सामान की गहन जांच वो करेंगे। अरे बाबा, मैं तो कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करें, यह तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगलिंग की कोई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। यह तो सिंपल सा एक नमक है जो मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी और अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने,
पर हम इंसान को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अजदीपों की तरह घुमा हुआ होता है तो वह दुनिया कुछ बेहतर जगह ही जाती है भैया। वह कहते हैं कि मैं दिमाग की बात नहीं करती हूँ, हम मानवीयता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। और जरा सा भी संसार में अगर मानवता अभी बची है तो कुछ भी कहीं भी ले जाया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं करेगा। हमारे गुस्से के उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया और इतना गुस्सा हो गई कि उसके आंखों से अश्रु बहने लगे और उसका भाई एकदम शांत हो गया। उनको अपने ऐसे वो कदापि नहीं देख सकता था। उस अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर वह सामान बांधने लगी। साफिया को सुबह ही निकलना था, देर रात हो गई थी और बात के दौरान, सबसे मिलने के दौरान काफ़ी लेट हो चुका था। तो अंदर से दरवाज़ा बंद करके अपने सारे सामान को एक एक करके पैक करती चली गई। इधर उधर फैली चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तरबंद में चली गई। फिर 2 चीज़ें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। कीनू संतरे का एक रूपांतरण होता है, एक फल का नाम है जो वहाँ पे पाया जाता है। बहुत प्यारे, बहुत ताज़े, बहुत मीठे होते हैं। वहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद है। तो एक लोगों ने भेंट किया था, वह उसको भी अपने साथ लाना चाहती थी। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। और दूसरी बात थी वह नमक की पुड़िया, को इसको कैसे ले जाए वो। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्ध धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? वो मनी मन सोच रही थी कि इसको तो हमको ले जाना है, लेकिन आखिर कैसे ले जाना है। अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वाले ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस कायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को शायद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने में क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख दिए जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरी तो आते वक्त किसी की नहीं देखी। टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनियों के ढेरों में भला कौन इसे देखेगा? और अब देख भी लिया, नहीं जी, फलों की टोकरी में कौन इसे देख। और उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। वह सोचती है कि अपनी तरफ से केले और पाकिस्तान तरफ से कीनू हर एक लोग ले जा ला रहे थे, और इन्हीं में अगर इसको छुपा लेते हैं तो बड़े आसानी से चला जाएगा। कौन देखने जानने वाला है? उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तरह तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और फिर उसमें एक ऐसा ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। और कहती, पल भर में ऐसा उसे प्रतीत हुआ कि कोई बड़ा अजीज, कोई बड़ा उसे अपना प्रिय हो, उसको वह किसी कब्र में उतार कर करके एक लंबी सांस लेती है। फिर कुछ देर उकड़ू बैठ फिर पुड़िये को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिन्हें शहजादा अपनी रान चीरकर हीर हीर छिपा लेता था। कहती है कि अपनी अम्मा से जो कुछ कहानियाँ वो सुना करती थी, उन कहानियों की, रान मीन्स होता है जांग, तो जांग चीर करके और हीरा छिपा लेता था। और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी।
पुड़िया के इधर उधर आसपास, फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेकर दोहर ओढ़ ली। एक ओढ़ने का, चद्दर का या शाल का एक रूपांतरण है, और वो ओढ़ करके और फिर रेडी हो गई, जाने के लिए तत्पर हो गई। तो इस तरीके से लेखा दिखाना चाहती है कि क्या वो ले जा पाती है, क्या उसे रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, क्या वो अपने मुकाम में सफल हो पाती है, उसके भाई जो कस्टम अधिकारी होते हैं वो उन्हीं को चेक करने का दायित्व होता है, कैसे वो कर पाती है, विभिन्न तरह की स्थितियां आती है। इन सारी चीज़ों को अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।